नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान और अमेरिका के मुतालिक बहुत सारी खबरें आई हुई हैं। ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियां गए हुए थे पाकिस्तान, लौट आए हैं। वहां से कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कालीबाफ गए हुए थे ओमान, वहां से भी एक स्टेटमेंट आया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुतालिक और उस पर भी बात करना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा गजा की, क्योंकि गजा की बात अक्सर छूट जाती है। यूनाइटेड नेशन ने एक जांच कमीशन बनाया था और यह जांच कमीशन जो बना था उसके अध्यक्ष थे, उसके प्रेसिडेंट थे, चेयरपर्सन थे जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधर। जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधर हिंदुस्तान के जज रहे हैं और काफी उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा रही है। इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, जांच आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, जांच कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट वही सब बातें कह रही है जो हम लगातार कहते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट इस तरह की बातें कर रही है। यह रिपोर्ट एक लाइन में अगर कहें तो कहती है कि सबूत जो मिले हैं उनसे पता चलता है कि फलस्तीनी बच्चों को इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स ने जानबूझकर निशाना बनाया और उनकी हत्या की गई। यह रिपोर्ट कहती है कि यह जेनोसाइड की कोशिश थी जिससे गजा के अंदर अगली पीढ़ी को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए, गजा की एक पीढ़ी पूरी खत्म कर दी जाए। इस पूरे प्रोसेस में 21,000 के आसपास बच्चे मारे गए हैं और 40,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो बेहद गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। यानी किसी का हाथ कट गया है, किसी के पांव कट गए हैं, किसी की आंखें चली गई हैं। ऐसा हो गया है जिसका असर सारी जिंदगी रहेगा। ये वो बातें हैं जो अपने वीडियोस में हम लगातार कह रहे थे, जिसके सबूत लगातार सामने आ रहे थे। आपको हिंद रजब का किस्सा याद होगा। 5-6 साल की बच्ची अपनी गाड़ी में थी और 600 से ज्यादा गोलियां चलाई गई उस गाड़ी पर। अभी वॉइस ऑफ हिंद रजब नाम की फिल्म आपके शहरों में, आपके थिएटर पे लगी होगी। आप जाकर उसको देखिए और आपको समझ में आएगा कि 6 साल की बच्ची को किस तरह से मारा गया। और हिंद रजब अकेली नहीं थी। हिंद रजब के नाम पर तो फाउंडेशन वगैरह बन गया, इसलिए हम उसका नाम जानते हैं, हमें उसका नाम याद है। लेकिन हजारों बच्चों के ऊपर यह जुल्म किया गया और ये कोई कोलैटरल डैमेज नहीं था कि गोलियां इधर से चली उधर से चली और बच्चे बीच में आ गए। जानबूझकर बच्चों को निशाना बनाकर मारा गया। और आज जब यह कमीशन रिपोर्ट दे रहा है तो भी यह प्रोसेस रुका नहीं है। जंगबंदी के बाद, युद्ध विराम के बाद, सीजफायर के बाद भी यह पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब भी इजराइल के सैनिक फलस्तीनी बच्चों को निशाना बना रहे हैं। यह जांच आयोग कहता है कि इजराइल ने गजा में जानबूझकर फलस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया है। इसके कारण गजा के अंदर जेनोसाइड, ह्यूमैनिटी के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध हुए हैं। साथ ही कब्जे वाला जो वेस्ट बैंक है इनका, उसमें भी इस तरह के अपराध हुए हैं, इस तरह के जुर्म हुए हैं। तो बहुत साफ है कि यूनाइटेड नेशन का एक कमीशन वो सब कुछ कह रहा है और साफ साफ कह रहा है जो बातें हमारे जैसे लोग लगातार कर रहे थे। इजराइल जिस तरह से दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है, ये रिपोर्ट उसको और अकेला करेगी। और जो लोग, जिनके सीने में दिल है, जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, वो इस बात को देख पाएंगे कि इजराइल जैसे मुल्क ने गजा के ऊपर जो जुल्म ढाए हैं, वो जुल्म शायद पिछले 100 सालों के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े जुल्मों में से एक है, जिसकी सजा नेतन्याहू को भी मिलनी चाहिए और इजराइल को भी मिलनी चाहिए। देखिए, इजराइल के बारे में बहुत पहले से एक खबर है और जो खबर हर जगह है, सब जानते हैं कि इजराइल के पास एक एआई सिस्टम है जिसको कहते हैं गॉस्पेल या हसबोरा। यह सिस्टम ऐसा है जो पता करता है कि आतंकवादी कहां छुपे हुए हैं, जिनको वो आतंकवादी कहते हैं। जो फलस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे लोग हैं, वो कहां छुपे हुए हैं, कहां पर हैं, उनको वो लोकेट करता है और फिर सीधे उस पर बमबारी करता है। और अक्सर होता यह है कि एक लड़ाके के पीछे 10 लोग मारे जाते हैं, जो वो औरतें और बच्चे होते हैं। यह हसबोरा का, इसका जो पूरा सिस्टम है, वो एआई का सबसे बड़ा दुरुपयोग है और वो गजा के अंदर हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। अब आगे चलते हैं ईरान की तरफ कि ईरान के मोर्चे पर क्या क्या डेवलपमेंट है। मार्क रूबियो को आप जानते हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग लगातार मेरे वीडियोस देखते हैं वो मार्क रूबियो के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और वही बात दोहराऊंगा कि जो लोग लगातार वीडियो नहीं देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो बटन होता है उसको दबा दें, बेल का बटन, ताकि वीडियोस लगातार देखते रहें। आप वीडियो मिस करेंगे पिछली बार का तो इस बार का देखेंगे तो थोड़ी सी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। खैर,
मार्क रूबियो ने एक बयान दिया था कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल का भी जिक्र हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल की भी बात हुई है। दरअसल इजराइल लगातार यह बात कहता रहा है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होनी चाहिए, और पुराने वीडियोस में, पहले के वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि शुरुआत में यह दबाव बनाया गया, इजराइल ने यह प्रेशर बनाया कि अगर कोई भी सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच में होता है तो ईरान के पास कितने बैलिस्टिक मिसाइल रहेंगे यह भी तय किया जाए, और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो लिमिट है उसको ऐसे तय किया जाए कि ईरान कभी इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें ना छोड़ सके। ये शर्तें रखने की बात थी, और आप शुरुआत में देखेंगे तो ट्रंप हो, रूबियो हो, ये सारे लोग यही बात कर रहे थे कि जब भी समझौता होगा तो बैलिस्टिक मिसाइल पर भी बात होगी। ईरान ने यह बिल्कुल क्लियर किया हुआ था कि बैलिस्टिक मिसाइल पर तो कम से कम हम कोई बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यह हमारी सिक्योरिटी जरूरतों का मामला है। अगर इजराइल कहता है कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, तो ईरान भी कहेगा कि ईरान हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। यह है बैकग्राउंड जिसमें आप इस बात को समझ पाएंगे। अब जो 14 मसौदे तय हुए थे, 14 पॉइंटर्स तय हुए थे, जिनके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो आप देख चुके हैं, उन 14 मसौदों में, उन 14 पॉइंटर्स में कहीं भी बैलिस्टिक मिसाइल का कोई जिक्र नहीं था। अब जाहिर है कि यह प्रेशर इजराइल की तरफ से आ रहा है कि आगे बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इसमें शामिल किया जाए। बैलिस्टिक मिसाइल्स पर रोक का मतलब यह है कि ईरान कभी चाहेगा तो भी इजराइल के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। आप यह बताइए कि एक जीता हुआ मुल्क इस तरह की बात क्यों बर्दाश्त करेगा। लेकिन अखबारों में खबर चलाने के लिए इजराइल के समर्थकों को, इजराइल के जो लोग वहां पर हैं, इजराइल के लोग हैं मतलब अमेरिका के नागरिक हैं लेकिन काम इजराइल के लिए करते हैं, लिंडसे ग्राहम जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और मार्क रूबियो को भी कई बार इसी में गिना जाता है। उनको खुश करने के लिए मार्क रूबियो ने बयान दिया कि बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी बात हुई है। अब मैंने आपको बताया कि पेजेश्कियान साहब जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो गए हुए हैं पाकिस्तान, अब तो लौट आए हैं, लेकिन पाकिस्तान गए हुए थे, एक रात की जर्नी पर पाकिस्तान गए हुए थे। वहां पर न केवल पेजेश्कियान साहब ने बल्कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उन्होंने ये बात कही कि यह बिल्कुल गलत है कि बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई बात हुई है। उस पूरी बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर कहीं कोई बात नहीं हुई है, यानी ईरान बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर किसी समझौते में नहीं जाने वाला है, कोई समझौता नहीं करने वाला है। उसके बाद पेजेश्कियान साहब का भी बयान आया कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास नहीं होती तो ये अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमारा हाल भी गजा जैसा किया होता, जैसे गजा को पूरी तरह जमींदोज कर दिया है, फ्लैट कर दिया है, वहां के सारे घर गिरा दिए हैं, सारा सिस्टम खराब कर दिया है, जैसे वहां की सड़कें, वहां का सारा बिजली पानी सब कुछ खत्म कर दिया है, वैसे ही इन्होंने ईरान का भी हाल किया होता। ईरान को भी ऐसे ही इन्होंने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया होता। ईरान के जो बिल्डिंग्स हैं उनको जमींदोज कर दिया होता, ऑयल फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज, पुल, इन सबको हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया होता अगर हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं होती। मुझे याद आ रहा है कि मैं चेन्नई में था, चेन्नई में मुझे बुलाया गया था, इमाम खामनेई साहब की शोक सभा थी वहां पर, और वहां बोलते हुए मैंने यही कहा था कि अगर ईरान ने सिर्फ दीन की तालीम दी होती, सिर्फ धर्म की तालीम दी होती, साइंस नहीं पढ़ाया होता, बाकी सब अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया होता, लड़के और लड़कियों को नहीं पढ़ाया होता, तो 24 से 48 घंटे में अमेरिका ईरान को तबाह और बर्बाद कर देता। वही बात पेजेश्कियान साहब ने कही कि अगर हमारे पास मिसाइल नहीं होती तो हमें तबाह कर दिया गया होता। इसलिए मिसाइलें ईरान के एग्जिस्टेंस के लिए, ईरान के वजूद के लिए जरूरी है, क्योंकि इजराइल का निशाना ईरान का कोई लीडर नहीं है, ईरान का वजूद है। वो ईरान का वजूद खत्म कर देना चाहते हैं, उसको कई हिस्सों में बांट देना चाहते हैं। ये उनका ख्वाब था जो न पूरा हुआ, न पूरा होने की कोई उम्मीद है, और इसीलिए हमारे पास मिसाइलें थी, हमने पलट कर जवाब दिया, तो हम आज बचे हुए हैं। मिसाइलों पर हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आप देखिए, एक तरफ समझौते की बात चल रही है और दूसरी तरफ अमेरिका से इस तरह के बयान आ रहे हैं। कल रात को ट्रंप का भी एक बयान आया था कि ईरान को मैंने तबाह कर दिया। दरअसल है क्या कि अमेरिका के अंदर ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार कम होती जा रही है, 32-34% रह गई है। मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, तो अपने लोगों को थोड़ा सा हवा भरने के लिए वो ईरान के खिलाफ लगातार बयान देता रहता है, लेकिन हकीकत यह है कि एक हारे हुए
देश की तरह, एक हारे हुए मुल्क की तरह ही ये समझौता वो कर रहा है और ये समझौता बेसिकली ईरान की शर्तों पर हो रहा है। वैसे पाकिस्तान की अपनी जर्नी पर पेजेश्कियान साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जिस पर बहुत गौर से देखा जाना चाहिए। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने इस पूरे प्रोसेस में पहली बार पर्शियन बोला और पर्शियन में जो बोला उसका मानी यह है कि ईरान का भला हमारा भला है, ईरान का दर्द हमारा दर्द है। अब देखिए, पाकिस्तान और ईरान के बीच में अगर इतिहास देखेंगे तो इस तरह का कोई बहुत अच्छा रिश्ता रहा नहीं है। थोड़ा सा दुश्मनाना रिश्ता ही रहा है पाकिस्तान और ईरान के बीच में। लेकिन इस मीडिएशन से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ ईरान का रिश्ता दूसरे लेवल पे चला गया है। पेजेश्कियान साहब ने भी न केवल पाकिस्तान को शुक्रिया कहा, न केवल वहां पर पौधा लगाकर अपने रिश्ते के मजबूत होने की बात की, बल्कि एक और बड़ी बात की है। कल भी मैंने बात की थी, आपने देखा होगा कि जो एक इस्लामिक टाइप के नाटो की बात हो रही है जिसमें टर्की, सऊदी, इजिप्ट और पाकिस्तान है, उसी को थोड़ा बड़ा बनाते हुए इन्होंने कहा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो इस इदारे के मुल्क हैं, जिनमें उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का, सऊदी अरबिया का, टर्की का, कतर का और इजिप्ट का, और उन्होंने कहा कि इन मुल्कों के साथ मिलकर हम काम करेंगे सिक्योरिटी के लिए। अब ये एक इशारा हो सकता है कि अभी तक जो 4 मुल्क सिक्योरिटी समझौते कर रहे थे उनमें कतर और ईरान जैसे मुल्क भी शामिल हो सकते हैं, और अगर ये शामिल हो गए तो ये इतना बड़ा और इतना मजबूत ब्लॉक होगा कि इजराइल इनमें से किसी के ऊपर उंगली रखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तो आप देखिए, आप बहुत मजेदार तरीके से इस चीज को देखिए। 28 फरवरी के पहले सऊदी अरबिया ईरान का कम से कम दोस्त तो नहीं ही था और एक हद तक दुश्मन भी था। हम सबको यह शक था कि कहीं टर्की इस लड़ाई में शामिल ना हो जाए और ईरान के लिए मुश्किलात ना बढ़ा दे, अपने यहाँ के कुर्दों को भेज दे या कुछ और कर दे और मुश्किलात ना बढ़ा दे, अपने बेसिस दे दे जहां से इजराइल और अमेरिका हमला कर सके। टर्की के ऊपर हम सबका शक था। इजिप्ट को लेके भी ये नहीं कहा जा सकता है कि ईरान के साथ उसका अच्छा रिश्ता था, बल्कि इजिप्ट का रिश्ता जो है वो यूएई के साथ बहुत अच्छा रहा है। हमारे एक दोस्त से अभी मुलाकात हुई जो यूएई में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप यूएई में जाएंगे तो लीगल प्रोफेशन में ज्यादातर लोग आपको इजिप्ट के मिलेंगे और इजिप्शियंस बहुत सारे हैं यूएई के अंदर। तो इजिप्ट और यूएई का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। बीच में सीसी गए भी थे यूएई, और आप ये भी देखेंगे कि यूएई तो इजराइल के साथ है। पाकिस्तान के साथ मैंने आपको बताया कि ईरान का रिश्ता कभी बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब कतर का जो मामला है, कतर ईरान का कोई दोस्त नहीं रहा है, मीडिएट वगैरह करता रहा है, लेकिन दुश्मन नहीं रहा है, दोस्त भी नहीं रहा है, नॉर्मल सा रिश्ता है। लेकिन 28 फरवरी की इस लड़ाई ने शायद पूरे मिडिल ईस्ट को वो बात समझा दी जो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका उनकी सरजमीन पर अपना बेस बनाकर है तो वो इजराइल को डिफेंड करने के लिए है, उनके लिए नहीं है। अमेरिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सऊदी अरबिया का कितना नुकसान होता है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कतर का क्या हाल होता है। उसके बेस के रहते रहते कतर पर इजराइल ने अटैक किया था, आपको याद होगा। बहाना यह बनाया कि हम हमास के लीडर्स पर अटैक कर रहे थे, दिखाया यह कि हम जब चाहें कतर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इन सारे मुल्कों के ये समझ में आया कि इजराइल हम सबका दुश्मन है और अमेरिका इजराइल जैसे दुश्मन से हमें नहीं बचाएगा, जबकि ईरान उस इजराइल जैसे दुश्मन को बाड़े में बांध कर आया है, जहां वो मचल तो बहुत रहा है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है। तो अगर 28 फरवरी के बाद मिडिल ईस्ट के इन बड़े बड़े मुल्कों के बीच में वाकई दोस्ती हो जाती है और कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो जाता है, तो वो जंग के मैदान में मिली हार से भी बड़ी हार होगी इजराइल के लिए, और अमेरिका के लिए भी ग्रेटर इजराइल का ख्वाब हमेशा हमेशा फारस की खाड़ी में डूब जाएगा, हमेशा हमेशा जमींदोज हो जाएगा, हमेशा हमेशा आप कह सकते हैं तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इजराइल, ग्रेटर इजराइल का ख्वाब छोड़िए, जो है उसको बचाने में ही परेशान रहेगा अगर इन मुल्कों का वाकई कोई समझौता हो जाता है। और ये तो मैंने आपको पहले बताया ही है कि मुझे लगता है कि अंदर अंदर सऊदी अरबिया और
ईरान के बीच में यह समझौता हुआ है। सऊदी अरबिया ने कहा है हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे अमेरिका और इजराइल को, और ईरान ने कहा है कि हम सऊदी अरबिया पे अटैक नहीं करेंगे। ये मैंने आपसे कहा था। इसलिए पिछली बार जो बीच में थोड़े बहुत अटैक हुए हैं उसमें सऊदी अरबिया के ऊपर या कतर के ऊपर कोई निशाना नहीं बनाया गया है। तो सऊदी अरबिया और कतर के साथ अंदर अंदर समझौता हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है, और बाकी मुल्कों के साथ आगे समझौता हो सकता है, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होगा। और अगर देखें तो यह सरदर्द भारत के लिए भी होगा, क्योंकि अरब मुल्क जो हैं वो भारत के ट्रेडिशनल दोस्त रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जाकर इजराइल से हाथ मिला के आए हैं, ऐसा लगता है कि अरब मुल्कों ने हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान पर ज्यादा गौर फरमाना शुरू कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी है, जो घर में घुस के मारने की बात करते हैं। अगली बार अगर जंग जैसे हालात बनते हैं तो उसकी सूरत बिल्कुल अलग हो सकती है। इंडियन डिप्लोमेसी को थोड़ा अपना दिमाग और तेज चलाना चाहिए और पुराने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हमारी बात वो सुनते तो इजराइल गए ही नहीं होते। हम जानते हैं कि अभी बीच में खबर आई थी कि नरेंद्र मोदी और इजराइल के बीच में जिस तरह के रिश्ते बने हैं वो सारी दुनिया के लिए चिंता के विषय है, लेकिन अब ये रिश्ते बने हैं तो बने हैं। जब तक वो कुर्सी पर है तब तक तो मुझे नहीं लगता कि इन रिश्तों में बहुत ज्यादा हेर फेर होने वाली है। उधर ओमान गए हुए थे कालीबाफ साहब। ओमान का एक बयान आया है और वो बयान बेहद इंटरेस्टिंग है, बेहद मजेदार है। उस बयान को आप गौर से देखेंगे तो कहा यह जा रहा है कि ठीक है हम टॉल नहीं वसूलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल रूल्स को भी फॉलो करेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये ओमान और ईरान की प्रॉपर्टी है, और ओमान और ईरान की प्रॉपर्टी है तो यहां हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और जो नहीं लिखा है वो ये कि अगर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो मेंटेनेंस कास्ट वसूलेंगे, हम उसको टॉल नहीं कहेंगे, मेंटेनेंस कहेंगे, और वो ओमान के खजाने में भी जाएगा और वो ईरान के खजाने में भी जाएगा। और सिक्योरिटी चूंकि ईरान और ओमान देख रहे हैं तो इजराइल की जहाजों का जाना वहां से लगभग नामुमकिन होगा। इस बात को आप तय मानिए, भले वहां ये लिखा नहीं है, लेकिन कई बार बिना लिखी इबारतों को पढ़ने को ही जर्नलिज्म कहते हैं, इसी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझना कहते हैं। तो उसको समझिए कि जब वो साथ में ये जोड़ रहे हैं कि हमारे सोवराइन राइट्स हैं इस पर, तो वो साफ कह रहे हैं कि हम यहां से मेंटेनेंस वसूल सकते हैं। और इजराइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एकदम बेचैनी है, एकदम परेशानी है। 2021-22 में इजराइल का प्रधानमंत्री था नाफ्ताली बेनेट। नाफ्ताली बेनेट ने एक बयान दिया है कि मैंने हजारों स्टारलिंक के जो ऑपरेटर्स हैं, यानी एलन मस्क का जो इंटरनेट है उसके जो ऑपरेटर्स हैं, वो इंटरनेट हमने भेजा था ईरान के अंदर, लेकिन ईरान ने उन सबको खत्म कर दिया और नेतन्याहू उनको और नहीं भेज पाया, जिसके चलते इस बार जब बलवा हुआ, इस बार जब लड़ाई में कुछ लोगों ने यह कोशिश की कि ईरान के अंदर बलवा फैलाएं तो वो नहीं फैला पाए। हालांकि सुनिए, बहुत सीधी सी बात है, 12 रोजा जंग के दौरान ईरान ने यह जान लिया था कि आपने जासूस अपने भरे हैं, और उसके बाद ईरान ने मोसाद के जासूसों को एक एक करके पूरी तरह से साफ कर दिया। इसलिए सच्चाई यह है कि इस बार जब जंग शुरू हुई तो किसी तरह का कोई बलवा हुआ ही नहीं। आप जो ये उम्मीद करके बैठे थे कि खामनेई साहब और उनके लोगों को शहीद करने के बाद ईरान के लोग सड़कों पर आएंगे और आप सत्ता पर कब्जा कर लेंगे, वो पूरा का पूरा पलट गया। लेकिन असल खेल यह है कि हर तरफ से नेतन्याहू को घेरा जा रहा है ताकि नेतन्याहू की सरकार अगली बार किसी में ना आए। तो मिडिल ईस्ट का एक पूरा मामला, पूरा जो इक्वेशन है बदला हुआ है, और यकीन जानिए कि बहुत मुमकिन है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों पछता रहे हों कि ये हमने अटैक करके क्या किया, जो दुश्मन थे उनको दोस्त बना दिया और हम लगातार अकेले पड़ते गए। साथ में गजा पर जो रिपोर्ट आई है वो इजराइल को आगे बहुत परेशान करने वाली है। तो ये अभी तक के अपडेट्स हैं, आगे भी जैसे जैसे जो अपडेट्स होंगे मैं लगातार देता रहूंगा। तो देखते रहिए हमारे न्यूज, लगातार हम अपडेट कर रहे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हमारे मेंबर बनेंगे तो हमें और ज्यादा ताकत मिलेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।